नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंजाब में ताबड़तोड़ प्रचार किया और चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड तोड़ जो जनसभाएं अब तक की हैं, आप देख सकते हैं। खरर, मोहाली और अनंतपुर साहिब में इन जनसभाओं को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के हक में वोट की अपील भी की। उधर उत्तराखंड में देहरादून से दरअसल काठमांडू तक हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण युगाडा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में हवाई सेवा शुरू कर रहे हैं, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि प्रदेश सरकार एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसका नतीजा है कि प्रदेश से लेकर पड़ोसी देश नेपाल के लिए अब जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी। इस सेवा के शुरू होने से पड़ोसी देश नेपाल से हमारे संबंध और भी मजबूत होंगे। भी प्रगाढ़ हुए और दोनों देशों का टूरिज्म भी बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ बाबा केदारनाथ हैं, वहीं पर नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। दर्शनार्थी दोनों स्थानों पर जाते हैं क्योंकि एक ही स्वरूप दोनों स्थानों पर अलग अलग भाग में है। तो श्रद्धा के कारण और सबका दोनों तरफ आना जाना होता है। नेपाल से पहले भी हमारे महत्वपूर्ण संबंध हैं, इससे और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उधर देहरादून में पुलिस लाइन में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया। परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। डीजीपी ने सभी प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले साल 21 अगस्त 2023 को 9 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें 231 मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का प्रशिक्षण आज पूरा हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को आज दीक्षांत परेड समारोह के 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद 231 प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी मिलेंगे, जिसमें कुल 69 महिला और 162 पुरुष शामिल हैं। वहीं सभी प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात होंगे। देखिए, ये पिछले वर्ष अगस्त 2023 में हमारे 261 मुख्य आरक्षी दूरसंचार के प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था, जो आज 28 मई 2024 को पूरा हो रहा है। और पुलिस विभाग के लिए और विशेष रूप से हमारे दूरसंचार विभाग के लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, बड़ा गर्व का दिन है। जिस तरीके की परेड इन मुख्य आरक्षियों ने प्रदर्शित किया, जिस उच्च कोटि का अनुशासन, ड्रिल और मतलब सारा अपनी कार्रवाई इन्होंने दिखाई, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पुलिस विभाग की पूरे मनोबल के साथ, बहुत अच्छे अनुशासन के साथ, बहुत अच्छे कार्य कुशलता और दक्षता के साथ सेवा देंगे। और मैं इन सभी मुख्य आरक्षियों का उत्तराखंड पुलिस परिवार में स्वागत करता हूं और उनके परिजनों को, उनके सभी रिश्तेदारों को जो आज इस परेड में आए, उनको भी बधाई। उधर उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को चारधाम यात्रा के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर चारधाम यात्रा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यात्रा को लेकर अब विपक्षी दल कांग्रेस सवाल उठा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों के जवाब देते हुए कहा कि सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बावजूद इसके कांग्रेस का सरकार पर आरोप लगाना गलत है। ये
कांग्रेस के पास ना ही तो कहने के लिए कुछ है और ना ही करने के लिए कुछ है, और कांग्रेस की बात का जवाब मैं दूं भी क्यों, क्योंकि हम जनता की जवाबदेही पर हैं और जनता को जवाब देंगे इस चीज़ का। रही बात यात्रा को रोकने की, जिसका आरोप कांग्रेस के तथाकथित जो हमारे प्रवक्ता जी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हें यात्रा के बारे में ये भी मालूम नहीं है कि इतना जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहा है इस प्रदेश के अंदर, यहाँ इस प्रदेश के अंदर जो हमारी तीर्थ नगरी है जिसमें केदार बाबा, बद्री धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, तमाम इन जगहों को यात्रा के रूप में देखते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये एक शुभ संकेत है कि तादाद में यहाँ पहुँच रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक चुनौती है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको यात्रा सुगम हो, सही तरीके से उनको व्यवस्थाएं मिले, उनको जितनी हमारी स्वास्थ्य संबंधित खाद्य सामग्री मिले। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चुनौती तो है, लेकिन सरकार इन सारी चीजों को लेकर के बहुत ही संजीदा है और अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करिए। तो चारधाम यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों को चारधाम यात्रा के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर डीजीपी अभिनव कुमार ने बयान दिया और कहा कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं देश विदेश से, उनकी व्यवस्था जो है वो अच्छी रहे, सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए, कोई आपराधिक घटना ना हो। पुलिस के लिए यह मुख्य चुनौती है कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आ रहे हैं देश के विदेश के अलग अलग भागों से, तो उनकी व्यवस्था उचित होनी चाहिए, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यातायात का प्रबंधन अच्छा रहे, वो सुरक्षित आएं और सुरक्षित जाएं और उनको कहीं पे भी कोई उनके साथ मतलब कोई आपराधिक घटना ना हो। तो ये पुलिस के लिए मुख्य रूप से चुनौती है। और ये बात सही है कि पहले कुछ शुरू के 4-5 दिनों में अप्रत्याशित भीड़ आई थी और किसी ने मतलब उत्तराखंड के इतिहास में इतनी भीड़ चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में पहले कभी नहीं आई। ऑलरेडी ये आंकड़ा लगभग 12 लाख क्रॉस कर चुका है। आज 18वां दिन है चारधाम यात्रा का, तो आप तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। लेकिन अब उससे हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में जो समस्या आई थी, जो भीड़ का दबाव था, ट्रैफिक की समस्या थी, उसको हमने समझते हुए कुछ हमने कदम उठाए हैं। और यद्यपि उन पुलिस की उस कार्रवाई से हो सकता है कि यात्रियों की यात्रा में समय ज्यादा लगे। तो पंजीकरण न होने के चलते पिछले कई दिनों से हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे चारधाम यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड सरकार ने ऐसे यात्रियों के रजिस्ट्रेशन कर उनको स्पेशल पास देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की बड़ी सौगात दी है। अब इनमें वे यात्री भी हैं जो कि फर्जी रजिस्ट्रेशन का शिकार हो गए थे और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन ऐसे हजारों यात्रियों को पास देकर चारधाम यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, हरिद्वार में जो भी लोग किसी भी कारण से फंसे हुए हैं, 2 दिन हो या 3 दिन हो या 4 दिन हो, उनकी होटल की रसीद हो, टिकट हो, किसी भी आधार को बना के उनका कोई भी वो प्रूफ अपना दिखा देते तो उनको हम लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और आज से हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सबका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पे भी चढ़ा दिया जाए ताकि किसी भी बैरियर पर उनको समस्या ना आए। इस तरह के भी आ रहे हैं, कई तरह के आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने जब रजिस्ट्रेशन कराया तो 4 धाम के नाम से रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन 4 में से 2 धाम पे उनकी डेट चढ़ी, तो उनके जो 2 धाम बचे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो, क्योंकि वो भी फंसे हुए हैं उसे एक तरह से। कई सारे ऐसे भी हैं जो फर्जी रजिस्ट्रेशन का शिकार हुआ, उनका भी रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। उनकी वो एप्लीकेशन देख के कि उन्होंने FIR वगैरह भी अपनी रिपोर्ट कर दी है। अभी तो बड़ी खुशी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि चारधाम की यात्रा हो जाए मेरी अच्छी से अच्छी, क्योंकि पैसेंजर को लेके आता है तो बड़ी मुसीबत से उनको पटा के लाता है और यहाँ ला के ना अगर मान लो ऐसे फंस जाता है और यहाँ के लोग अगर मान लो अपने को प्रशासन नहीं सुनती है तो बड़ी आफत आती है। अब ये बंद कर रखा था यहाँ रजिस्ट्रेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम यहाँ पड़े हुए थे 21 तारीख से भूखे प्यासे। अब आज 28 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो हमने सोचा कि चलो अब चारधाम की यात्रा हो जाएगी हमारी। तो चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन के तार दूसरे राज्यों तक जुड़े हुए हैं। अब इस बड़े गिरोह पर कार्रवाई करने के लिए हरिद्वार पुलिस ने कमर कस दी है। फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में अभी तक उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में करीब 39 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि आधा दर्जन से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
अकेले हरिद्वार में इस मामले में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि इस पूरे मामले के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें कि राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र सहित कई प्रदेश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कई जो एजेंसियां हैं वो उनके रडार पर हैं और जिनके खिलाफ सबूत जुटाकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पिछले 3 दिनों से हरिद्वार पुलिस के द्वारा चारधाम यात्रीगणों के द्वारा जो फर्जी पंजीकरण के जो मामले हमारे संज्ञान में आए थे, उसको संज्ञान में लेते हुए करीब 10 से ऊपर मुकदमे अभी तक पुलिस के द्वारा उसमें दर्ज किए गए हैं, जिसमें सिटी क्षेत्र में अलग अलग थानों में और देहात क्षेत्र में मंगलौर थाने में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक की जा चुकी है। अन्य और भी इसमें व्यक्तिगण जो प्रकाश में आए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। साथ में जो इनके द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन के इक्विपमेंट जिससे बनाए जा रहे थे वो भी पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं। इसके पीछे और जो लोग जो ट्रैवल एजेंट्स या ट्रैवल एजेंसियाँ साथ में लगी थी, जो अन्य राज्यों में भी कार्यरत हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उधर हाल ही में शहर के नामी बिल्डर सत्येंद्र सिंह साहनी उर्फ बाबा साहनी के कारोबार में पार्टनरशिप के विवाद के चलते 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से अब उनकी जेब से मिले सुसाइड नोट और उनके बेटे के बयान के आधार पर पुलिस ने नामी बिजनेसमैन अजय और अनिल गुप्ता को गिरफ्तार किया और अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इसी बीच अब ये मुद्दा सियासी मोड़ लेने लगा है। कांग्रेस इस मामले को लेकर शासन प्रशासन को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि सरकार बेशर्म, नकारी और भ्रष्ट है। राजधानी नहीं, उत्तराखंड अपराधियों की शरण स्थली बन गया है और आपने देखा होगा नैनीताल के आसपास और कुछ ऐसे इलाके हैं सोमेश्वर के आसपास जहां लोग बॉडीज़ डाल के जाते थे, उसकी जानकारी अभी इस बीच कुछ घटनाओं में ज़रूर कमी आई है। लेकिन उसके अलावा कितने विपिन रावत का केस है जिसकी मृत्यु हुई, 10 दिन तक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। इसी प्रदेश में अंकिता भंडारी मर्डर केस हो गया। अब महिला अपराध में 9 हिमालय राज्यों में हम पहले नंबर पर। पूरी व्यवस्था खराब है। सरकार क्योंकि वोट मिल जा रहे हैं, इस वजह से सरकार सुधर नहीं रही है और मेरे को लगता है कि चाबी जनता के हाथ में है। जनता को सही निर्णय करने पड़ेंगे, तभी कोई भी सरकार है तभी डरेगी और सही काम करेगी। उधर रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल ने दरअसल बयान देते हुए कहा कि रानीखेत विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए दरअसल मुख्यमंत्री के सहयोग से विकास कर योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं। रानीखेत विधानसभा में पेयजल की 300 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में रानीखेत के चिकित्सालय में MRI मशीन, सिटी स्कैन मशीन, NICU की मंजूरी मिल चुकी है। इसी के साथ जनता की मांग पर कैंट क्षेत्र को सिविल में लाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। जी ने विशेषकर जो हमारी रानीखेत विधानसभा में है, तो इसमें लगातार विकास के चहुमुखी विकास का कार्य किए हैं। हमारी पेयजल योजना में लगभग 300 करोड़ की योजनाओं का काम चल रहा है। इसी प्रकार सड़कों का ऐतिहासिक कार्य हो रहा है और सबसे बड़ा काम हमारे जो हमारा कैंट का एरिया है, जो रानीखेत का, तो उसको सिविल एरिया की उसको नगरपालिका में घोषित करने के लिए, नगरपालिका घोषित करने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा, जो बहुत बड़ा प्रस्ताव है। बहुत बड़ा लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने करने का सपना आज पूरा होने की ओर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसके लिए मैं क्षेत्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। उधर उत्तराखंड में एक कथित यूट्यूबर युवक ने दरअसल दिगंबर जैन संप्रदाय के कुछ संतों को रास्ते में रोककर उन पर टिप्पणी की, साथ ही उनके साथ अभद्रता भी की, जिसका युवक ने वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया, जिससे जैन संप्रदाय के भावनाओं को आहत पहुंचे। और साथ ही वीडियो सामने आने के बाद योजना ग्रुप ने दरअसल एक्स पर वीडियो साझा कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अभिनव कुमार समेत सभी अधिकारियों को टैग कर शिकायत की, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक को सभी तथ्यों की जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, आज दिनांक 27 मई को दोपहर में मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल किए गए हैं और उनमें हमारा जो दिगंबर जैन संप्रदाय है
उसके बारे में कई आपत्तिजनक बातें की गई हैं और उनकी भावनाओं को, उनकी मान्यताओं को चोट आहत किया गया है। तो जैसे ही ये घटना की जानकारी मिली वो वीडियो मेरे संज्ञान में लाए गए, तो उसमें तुरंत उनको मैंने एसटीएफ को दिया और एसटीएफ से इसकी जांच पड़ताल करने को कहा। तो और एसटीएफ की जांच पड़ताल में ये पाया कि ये वीडियो संभवतः हमारे जनपद टिहरी के थाना देवप्रयाग में जो तोता घाटी का एरिया है वहां के एक स्थानीय युवक द्वारा बनाए गए, उसको चिन्हित कर लिया गया है। तो इसमें जैसे ही ये वेरीफाई हुआ कि ये किसने वीडियोस बनाए हैं, और तो तुरंत एसटीएफ को इसमें मुकदमा दर्ज करके और थाना टिहरी को ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। तो इसमें आईपीसी और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। उधर भारत रक्षा मंच की ओर से माता अहिल्याबाई होलकर जयंती एवं वीर सावरकर जयंती पखवाड़े के अवसर पर संगोष्ठी एवं सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत रक्षा मंच के प्रदेश संयोजक संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी ने वरिष्ठ समाजसेवी रश्मि चौधरी को भारत रक्षा मंच महिला प्रकोष्ठ हरिद्वार प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए पूर्व मंत्री निरुपमा गौड़ ने कहा कि भारतीय महिलाओं ने प्राचीन काल से ही अपनी कुशलता और साहस का परिचय दिया है। ये भारत रक्षा मंच की ओर से और मुझे जो इसमें डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से प्रमुख प्रकोष्ठ का बनाया गया महिला का, और हमारी सारी महिलाओं ने पूरा पूर्ण सहयोग किया है, क्योंकि आज अहिल्याबाई जी की जयंती भी है और सावरकर जी की भी जयंती है। तो हम उसको अपने महिला जो हैं उसके बारे में पूरे अहिल्या जी का जो चरित्र है और जो उनका जीवन शैली थी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अभी चर्चा करेंगे। संगोष्ठी होगी हमारी, तो हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर सभी रुड़की की कर्मठ महिलाएं मौजूद हैं और ये मंच मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए बहुत कार्य कर रहा है और महिलाओं के लिए सरकार भी तत्पर है लगातार पूरे देश में, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजना, महिलाओं के लिए कोई ना कोई आरक्षण और कोई ना कोई योजना हर टाइम निकलती रहती है। महिलाओं को मजबूत करने का मतलब कि देश को मजबूत करना है, तो महिलाओं को हम लोग मजबूत कर रहे हैं लगातार। 34% आरक्षण हो, चाहे महिलाओं के लिए सुविधा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे यूसीसी बिल हो, तभी मैं समझता हूँ कि महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं और ये मंच भी महिलाओं को मजबूत कर रहा है। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी शहर में अचानक से मौसम बदलने से लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि हल्द्वानी शहर में बारिश हुई और भीषण बारिश के बाद कारण तापमान में काफी गिरावट आई है। वहीं हवा में नमी और आसमान में बादलों की आवाजाही होने के कारण उतनी तपिश नहीं रही जो अन्य दिनों में थी। वहीं आपको बता दें कि काठगोदाम नरीमान चौराहे पर पेड़ गिर गया, जिससे कि यातायात बाधित हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर टीम ने पेड़ काटकर हटाया। यातायात सामान्य रूप से सुचारू हुआ और गर्मी से राहत भी यहां पर मिली है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चल रहा था। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। टिहरी गढ़वाल के जंगलों में आग लग गई, कई गांव तक पहुंची आग, चारों तरफ छाया धुआं। हल्द्वानी में मौसम ने अचानक बदला मिजाज, आंधी तूफान के साथ बारिश और तेज ठंडी हवा से तापमान में थोड़ी गिरावट। नैनीताल और आसपास वाले इलाकों में भी बारिश। रुड़की में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला, जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। घटना में 2 लोग हुए घायल, घायलों को कोल अस्पताल में कराया गया भर्ती। मसूरी में सिंचाई विभाग ने किया शहीद स्थल का निरीक्षण, शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण और साथ ही संग्रहालय बनाए जाने को लेकर लिया जायजा। शहीद परिवार के सदस्य और राज्य आंदोलनकारियों ने संग्रहालय बनाने की मांग की। रुड़की में गंगनहर से मौत की छलांग लगा रहे युवक और नाबालिग बच्चे। गंगनहर में युवक का स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल, 50 फीट की ऊंचाई पर चढ़ लगाई गंगा में छलांग। हरिद्वार में लोक अदालत का आयोजन, कार्यक्रम को लेकर सिविल जज और विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने की प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी विस्तृत जानकारी। उत्तरकाशी के सालरा गांव में लगा आग को किया नियंत्रित, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ बड़ा हादसा। आग फैलने से 10 आवासीय मकान जलकर हुए
क्षतिग्रस्त। हल्द्वानी उप कारागार में पुलिस प्रशासनिक टीम ने की छापेमारी। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। जेल के अंदर मोबाइल चलाने की सूचना पर की कार्रवाई। रुद्रप्रयाग में खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को किया रेस्क्यू। घायल को अस्पताल में करवाया भर्ती। टिहरी में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। बस में तेलंगाना के 28 लोग थे सवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को दिया प्राथमिक उपचार। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।